कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए आपकी पढ़ाई में मदद करता रहूँगा। और जैसा कि आप रोज़ देखते भी हैं, मैं आपके लिए पर डे वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने संपूर्ण उत्तर भारतीय गुप्त काल के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में संपूर्ण उत्तर भारतीय राजवंशों को देखा था और संपूर्ण दक्षिण भारतीय राजवंशों को हमने पढ़ा है। पहले हमने एक वीडियो में उत्तर भारतीय राजवंशों को पढ़ा था जो कि गुप्तोत्तर काल के बाद में हाल ही में उदित हुए थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में फिर हमने दक्षिण भारतीय राजवंशों को पढ़ा 4 वीडियो में, क्योंकि हम संगम काल से लेकर 1200 यानी कि मध्यकालीन भारत तक हमने दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश रहे सभी को उन 4 वीडियो में समाप्त कर दिया। इसके बाद में अब दक्षिण भारत में हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे। जब मैंने शुरू में बताया था तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया था ताकि आप क्लियर कर सकें, लेकिन दोस्तों कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से हमने उस टाइम पे किनके बीच हुआ था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार वंश, राजपूत वंश और पाल वंश। उस टाइम पे हमने केवल राजपूत वंश को जो हम पढ़ रहे थे तो मैंने बता दिया था कि किन किन शासकों ने भाग लिया था और त्रिपक्षीय संघर्ष कहां पर हुआ था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रतिहार वंश और पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश दोनों राजवंशों को पढ़ेंगे ताकि आप सभी शासकों को क्लियर कर सके और फिर देख सके कि हाँ किस तरीके से कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्योंकि दोस्तों 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है और जैसे ही 606 ईस्वी में हर्षवर्धन की दोस्तों मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की 606 में जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर दोस्तों क्या होता है कि कन्नौज जो कि उत्तर भारतीय सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, जिसको सभी राज्यों को जीतना एक प्रमुख लक्ष्य था। और जैसे ही 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है वैसे ही कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बनता है। इसी कारण कन्नौज में हमें जो प्रमुख हुए तो कन्नौज पे दोस्तों कई आक्रमण है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। जो प्रमुख है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो किन शासकों के बीच हुआ और किन किन शासकों ने इसमें हिस्सा लिया वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए दोस्तों हम राजपूत वंश को पहले पढ़ चुके हैं दक्षिण भारत में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं। और फिर हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश। इसके बाद में जब आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाए फिर देखेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष को। इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा ना बने। चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं। यह है दोस्तों है राजपूत राजवंश या राजपूत काल। क्योंकि दोस्तों जब 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 800 से लेके 1200 ईस्वी मध्य तक 1200 ईस्वी तक जितने भी दोस्तों उत्तर भारत में राजवंश रहे सबको हम दोस्तों पढ़ते हैं राजपूत काल के अंतर्गत, यानी कि राजपूत राजवंश जो कि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक माने जाते हैं। अब दोस्तों राजपूत राजवंश जो थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में दोस्तों थोड़ी सी काफी कहानी मिथिक है जो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी के लिए बनाता हूं मैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था दोस्तों वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के बाद थोड़ी सी एक कह सकते हैं काल्पनिक कहानी है, लेकिन दोस्तों इससे प्रश्न बनता है अग्निकुंड से कि अग्निकुंड से किन राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। तो उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि राजपूत जो राजवंश थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ ऋषि, जिनके पास एक दोस्तों गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। कामधेनु और कामधेनु को एक ऋषि थी जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र जब ऋषि वशिष्ठ की गाय को कामधेनु जिसका नाम था उसको जब विश्वामित्र चुरा लेते हैं तो ऋषि वशिष्ठ इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वह जाते हैं माउंट आबू पर्वत पर और माउंट आबू पर्वत पर जाकर एक अग्निकुंड में यज्ञ करते हैं। उस अग्निकुंड में तपस्या से एक कह सकते हैं एक शक्तिशाली शासक की उत्पत्ति होती है, शक्तिशाली शासकों की उत्पत्ति होती है। इन शासकों के द्वारा ही जिन राज्यों को चलाया जाता है उन राज्यों को कहते हैं अग्निकुंड से उत्पत्तित राजपूत राजवंश या शासक। अग्निकुंड से उत्पत्ति शासक आपने पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा दोस्तों कि अग्निकुंड से किन शासकों का उदय हुआ था। तो अग्निकुंड से जो शासक उत्पत्तित हुए थे उनमें से थे दोस्तों परमार वंश,
चौहान वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश। जी दोस्तों, गुजरात का चालुक्य वंश है, वो दक्षिण भारत का चालुक्य वंश नहीं है, आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि राजपूत राजवंश में बहुत सारे राजवंश है उत्तर भारत में, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए अग्निकुंड यज्ञ से इन्हीं 4 वंशों के शासकों का उदय हुआ था। इनमें शक्तिशाली जो सर्वाधिक थे वह थे गुर्जर प्रतिहार। अग्निकुंड से उत्पत्ति शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो थे गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है दोस्तों, आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। अब देखते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी, जो कि 730 से लेके 1036 ईस्वी के बीच रही है। डेट्स को मैं दोस्तों इसीलिए लिखता हूं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अब शासकों की याद को, शासकों की डेटों को मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ वंशों की डेटों को लिखा है, ताकि आप समझ सके कि हाँ किस वंश के समकालीन कौन सा वंश था और कौन सा जो जुड़ के क्वेश्चन बनते हैं उनको आप आसानी से समझ सके। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें दोस्तों, एक शासक थे चालुक्य वंश से, हमने पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में दोस्तों एक कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। कौन दोस्तों? रवि कीर्ति। अगर आप दोस्तों दक्षिण भारत की वीडियो मेरे देखे होंगे तो यकीनन आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे और जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं आप समझ पा रहे होंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसके कवि थे रवि कीर्ति। रवि की कीर्ति के द्वारा एक लिखा गया था ऐहोल अभिलेख। कौन सा दोस्तों? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से गुजरात प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है बाणभट्ट के हर्षचरित से। हर्षचरित जो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सुन लीजिए आप, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित जो लिखी गई है उससे हमें राजपूत गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय के कवि थे, उनके द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा उत्पत्ति कैसे हुई राजपूत राजवंशों की, फिर हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें किस अभिलेखों से किससे प्राप्त होती है उसको देखा दोस्तों हमने। इसके बाद में अब देखते हैं प्रमुख शासकों को। इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा हमें पढ़ना है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश काफी बड़ा है और इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सीमावर्ती राजवंशों में हम देखते हैं पाल वंश। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजपूत राजवंश, लेकिन दोस्तों सीमावर्ती राजवंशों को हमें लास्ट में पढ़ना था। मैंने इसलिए पहले पढ़ाया आपको क्योंकि जो पाल वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको त्रिपक्षीय संघर्ष समझने में आसानी होगी। तो पाल वंश को पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का जब उदय होता है तो उसको हम सेन वंश को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने जैसे कि आप शुरू से देख रहे हैं कि मैं हर चीज आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्रम से पढ़ा रहा हूं, ताकि जो पीसीएस वगैरह में मेंस में या यूपीएससी में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी आप बना सके हो। जब मैं प्रश्न कराता हूं आप यकीनन बना पाते होंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके जो पहले शासक थे या संस्थापक थे वह थे दोस्तों नागभट्ट प्रथम। हालांकि यह अभिलेखों में इससे पूर्व के शासक हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है नागभट्ट प्रथम के बारे में। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट या प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के रूप में, संस्थापक के रूप में मालवा की गद्दी पर बैठते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक ही कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? नागभट्ट प्रथम थे। इनके बारे में जानकारी क्या प्राप्त होती है? इनका है एक ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर लेख है जिसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने, क्योंकि दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सिंध पर सफल आक्रमण हुआ था। इसके बाद में अरबों के क्रमशः हम देखने को मिलते हैं कि आक्रमण हो रहे थे। ग्वालियर लेख से पता चलता है कि इनके शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ था और अरबों को इन्होंने पराजित किया था। इसलिए इनको मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है, जो कि एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगले शासक आते हैं वत्सराज। शासकों को दोस्तों मैंने क्रम से इसीलिए लिखता हूं कि पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आप आसानी से व्यवस्थित कर सके
और यह अनुमान लगा सके, अंदाजा लगा सके, आपको अगर याद भी नहीं है कि हाँ वत्सराज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है। इनके बारे में सिर्फ दो एक दो पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। वत्सराज के द्वारा एक प्रमुख उपाधि धारण की जाती है सम्राट की। इससे पहले किसी भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण नहीं की गई थी। वत्सराज के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण करनी है, आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर विजय की जाती है, जो कि अभी हम कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखेंगे तब आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना पड़ेगा, फिर दोबारा में आप अपने नोट्स बनाइए, फिर उन नोट्स को पढ़िए, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि एक दूसरे से काफी ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। कन्नौज पर विजय प्राप्त करते हैं वत्सराज और धर्मपाल जो कि एक पाल वंशीय शासक था। कहां पर दोस्तों? यहां पर धर्मपाल जो कि एक पाल वंशीय शासक था, किसको? धर्मपाल को हराया। किसने दोस्तों? वत्सराज ने। और ध्रुव प्रथम ने जो कि दोस्तों कौन था? एक राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव प्रथम एक राष्ट्रकूट शासक था, इसने वत्सराज को हराया। वत्सराज के बारे में दोस्तों 2 ही 3 पॉइंट है। उपाधि सम्राट की धारण की, कन्नौज पर विजय प्राप्त की, धर्मपाल को हराया और ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को हराया। धर्मपाल एक पाल वंशी शासक था, ध्रुवपाल राष्ट्रकूट वंशी शासक था। दोस्तों मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप दक्षिण भारत की जो मेरी वीडियो हैं उनको देखिए, तभी आप दोस्तों उनको ना देखिए आप तो जरूर राष्ट्रकूट वंश को पढ़ लीजिए। दक्षिण भारत की जो त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। अगले शासक आते हैं दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। कौन आते हैं दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है दोस्तों उज्जैन के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष में आप आसानी से समझ पाएंगे इन चीजों को। इसीलिए मैं दोस्तों आपको पहले पढ़ा रहा हूं ताकि आप त्रिपक्षीय संघर्ष को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में केवल इतना पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासकों की विजित हुई, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक अंतिम रूप से विजित रहे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच हुआ है। सभी बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रश्न बनता है कि कौन से शासकों ने किन शासकों को पराजित किया तो प्रश्न दोस्तों गलत करते हैं। फिर इसलिए दोस्तों प्रश्न गलत ना हो, हम केवल एक बार पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें बार बार फिर पढ़ना ना पड़े। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा उज्जैन के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया जाता है और गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था, गोविंद तृतीय, याद करिए, मैं फिर कहूंगा राष्ट्रकूट वंश को आप जरूर पढ़ें। गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था, इसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। किसने दोस्तों? यह प्रश्न त्रिपक्षीय संघर्ष में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से शासक ने किस शासक को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, इसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। और नागभट्ट द्वितीय के बारे में जो अक्सर पॉइंट पूछा जाता है, उज्जैन के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो मिहिर भोज प्रथम थे, जिन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी। इससे पहले हमने जो उपाधियों को पढ़ा है केवल एक उपाधि को पढ़ा है जो वत्सराज के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण की जाती है। अब दोस्तों जो उपाधियां देख रहे हैं, एक बारह की और एक प्रभास की, 12 और प्रभास की उपाधि जो धारण की थी मिहिर भोज प्रथम ने धारण की। क्यों धारण की थी? कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है दोस्तों, इनका जो शासनकाल एक बार पूछा गया था शायद बीपीएससी में 836 से लेके 885 ईस्वी के बीच यह अपना इनका शासनकाल रहा। इसके बाद में दोस्तों यह जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के दोस्तों? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान। याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पीसीएस वगैरह में अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है कि अरबी यात्री जो सुलेमान थे वह किसके शासनकाल में भारत आए थे। दोस्तों इसके बारे में 2 पॉइंट बनते हैं कि सुलेमान कौन थे? तो अरबी यात्री थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो अरबी यात्री जो सुलेमान थे। एक तरीके से प्रश्न पूछता है किसके शासनकाल में, या तो आपको ऑप्शन में देगा मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में आए थे, या यही सुलेमान इस टाइम पे पाल वंश का शासक था दोस्तों धर्मपाल आपको ऑप्शन देगा। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आए थे,
या तो ऑप्शन में आपको धर्मपाल देगा या मिहिर भोज प्रथम देगा, क्योंकि सुलेमान के द्वारा धर्मपाल को रुहमा रुहमा कहकर पुकारा जाता है। क्या दोस्तों? रुहमा। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो अब मैं बता देता हूं कि धर्मपाल को सुलेमान के द्वारा क्या कहकर पुकारा जाता है? रुहमा कहकर पुकारा जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया इसने। शक्तिशाली था मिहिर भोज प्रथम, इसीलिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को किसने हराया? मिहिर भोज प्रथम ने हराया। फिर से देखते हैं दोस्तों कि नागभट्ट द्वितीय उज्जैन के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था, नागभट्ट द्वितीय को हराया। मिहिर भोज प्रथम जो कि 836 से 885 तक शासन करते हैं। उपाधियां 12 और प्रभासी उपाधि धारण करते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद में अगले शासक आते हैं महेंद्रपाल। दोस्तों कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पालों में किससे बनती है? क्या महेंद्रपाल पाल वंश के शासक थे, जैसे कि गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल? दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन लास्ट में पाल को लेकर है। तो आप जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं जैसे कि महेंद्रपाल है, तो आप पाल को हटा दें। क्या करें आप दोस्तों? पाल को हटा दें, केवल याद करें महेंद्र। जो राजा महेंद्र थे वह किस राजवंश के थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, ताकि आपको जो पाल को लेकर कंफ्यूजन होती है वह दूर हो जाए। तो राजा जो महेंद्र थे किस वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। बंगाल पर विजय प्राप्त की इन्होंने। क्या दोस्तों? बंगाल पर जहां पे पाल वंश था, बंगाल पर विजय प्राप्त की और इंद्र तृतीय याद रखेंगे दोस्तों, इंद्र तृतीय को हराया। किसने हराया दोस्तों? महेंद्रपाल ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और इंद्र तृतीय को हराया। इसके बाद में इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर। क्या था दोस्तों? इनका नाम था राजशेखर। और राजशेखर के द्वारा दोस्तों बहुत सारी कृतियां तथा बहुत सारी रचनाएं की गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जब हमारे प्राचीन भारत के लास्ट जो वीडियो बचे होंगे, तो लास्ट 2 वीडियो में हम या एक वीडियो में देखेंगे हम प्राचीन भारत का साहित्य। प्राचीन भारत का जो साहित्य देखेंगे कि प्रमुख कवियों के द्वारा किनके दरबार में थे और कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी को दोस्तों हम देखेंगे। और एक वीडियो बनेगी हमारी प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की, जिसमें हम संपूर्ण प्राचीन भारत की स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। जो दोस्तों भारत की कला एवं संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो राजशेखर के द्वारा कृतियों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के लास्ट वीडियो में। अब इतना याद रखें कि राजा जो महेंद्र थे, इनके दरबार में थे राजशेखर एक विद्वान थे जो कि इनके दरबार में आश्रय इनको दिया था। अगले शासक आ जाते हैं दोस्तों महिपाल के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया। किसके दरबार में आया था दोस्तों? महिपाल के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया और यह 915-916 ईस्वी के करीब में भारत आया था। याद रखेंगे, एक बार पूछा गया है दोस्तों। महिपाल के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था, लेकिन मिहिर भोज के दरबार में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्र के दरबार में थे। लेकिन दोस्तों जब महेंद्र की मृत्यु हो जाती है तो राजशेखर महेंद्र के पुत्र महिपाल के दरबार में आ जाते हैं और राजशेखर के द्वारा महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती है। इंपॉर्टेंट है और एक बार दोस्तों पूछा गया है कि राजशेखर के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? महिपाल को। किसने दी है? राजशेखर ने दी है। पाल वंश का अंत किया। महिपाल ने पाल वंश का अंत किया। जो पाल वंश जो बंगाल में था उसका अंत किसके द्वारा किया जाता है? महिपाल के द्वारा किया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप किस शासक को हराया, किनके बीच कौन कौन से युद्ध हुए, त्रिपक्षीय संघर्ष से सभी जुड़ा हुआ है। आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। 4-5 युद्ध हैं जो कि मैंने क्रम से लिखे हैं, उनको आप देखेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष को आराम से आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने नागभट्ट प्रथम को देखा, वत्सराज को देखा, नागभट्ट द्वितीय को देखा, मिहिर भोज प्रथम को देखा। इसके बाद में दोस्तों हमने
महेंद्र को देखा, इसके बाद में महीपाल को देखा। अब महीपाल में दोस्तों कंफ्यूजन बनती है कि महीपाल जो शासक है वह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था एक, और एक महीपाल जो था वह दोस्तों पाल वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था। आपसे एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछता है कि महीपाल, पहली बात तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछता है कि महीपाल किस वंश के शासक था तो आपको क्या टिक करना है, महीपाल पूछता है तो गुर्जर प्रतिहार वंश का, अगर पूछता है महीपाल प्रथम किस वंश का था तो आपको टिक करना पड़ेगा फिर पाल वंश में। फिर तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके के आपको ऑप्शन देता है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को यही रहती है कि महीपाल पाल वंश का शासक है या गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो महीपाल दोनों वंश का शासक है, लेकिन दोनों व्यक्ति दोस्तों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में महीपाल के बाद में अगले शासक आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो कि है कन्नौज पर, राज्यपाल याद करेंगे दोस्तों, राज्यपाल किस वंश का है, केवल आप पाल को हटा दे, मैं कहता हूं पाल को हटा दो राज्य को याद रखे, यहां पे पाल को हटा दो तो मही को याद रखे, महेंद्र मही और राज्य, और यहाँ पे आप पाल को हटा दे त्रिलोचन को याद रखे। इससे कम से कम कंफ्यूजन बनेगा। कंफ्यूजन दोस्तों सबसे ज्यादा इन्हीं की बनता है कि जब हमें शासक ही याद नहीं रहेंगे तो उनके बारे में जो घटनाएं घटित हुई उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो पाल को हटाएं, गुर्जर प्रतिहार के जो वंश के शासक हैं, पाल को केवल आप पाल वंश में याद रखें, तभी आप अच्छे से जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर पाएंगे। और राज्यपाल के शासनकाल में कन्नौज पर महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। किसका दोस्तों, महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। और महमूद गजनबी के आक्रमण से डरकर, महमूद गजनबी के आक्रमण से डरकर जो राज्यपाल था वह भागता है। वह कहाँ भागता है, वह राज्य छोड़कर भागने लगता है। जब भाग जाता है तो एक चंदेल वंश के शासक थे। चंदेल वंश को दोस्तों आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। चंदेल वंश के शासक थे, काफी शक्तिशाली और काफी बहादुर शासक थे, जिनका नाम था विद्याधर। विद्याधर ने इस कारण से राज्यपाल की मृत्यु कर दी क्योंकि वो महमूद गजनबी के डर से अपने राज्य छोड़कर भाग गया था। तो किसके द्वारा राज्यपाल की हत्या की जाती है, चंदेल वंश के शासक विद्याधर के द्वारा। और हालांकि विद्याधर ने महमूद गजनबी के साथ काफी बहादुरी के साथ सामना भी किया था। इसके बाद में अगले शासक आते हैं दोस्तों त्रिलोचन पाल। इसके बाद में केवल आप याद रखेंगे त्रिलोचन। त्रिलोचन विद्याधर ने अपने अधीन कन्नौज पर शासक नियुक्त कर दिया। किसको दोस्तों, त्रिलोचन को, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल की हत्या कर दी थी। और त्रिलोचन जो पाल थे उनको अपने अधीन यानी कि अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक नियुक्त कर देता है और खुद अपने साम्राज्य को संभालता है। और फिर जब महमूद गजनबी का आक्रमण होता है तो उसका सामना करते हैं। और इसके बाद में हालांकि महमूद गजनबी के द्वारा विद्याधर को पराजित कर दिया जाता है। और विद्याधर के बारे में हम चंदेल वंश में दोस्तों पढ़ेंगे। अंतिम शासक जो थे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के, वह थे दोस्तों यशपाल। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम, और अंतिम शासक कौन थे, यशपाल, जो कि 1036 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो हम गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ चुके हैं। किसको दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, आप इनको बार बार पढ़िए। और मैं कम से कम इस तरीके से लिखता हूं कि आप अच्छे से याद कर पाए। तो याद करने की दोस्तों कोशिश करिए। एक दो बार वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद अपनी नोट्स प्रॉपर बनाइए और फिर नोट्स को ही पढ़िए। यकीन मानिए दोस्तों, अब जब अपनी ही नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होने की बजाय आपको दिमाग में छपेंगी कि हाँ हमने अपनी कॉपी में यहाँ पर महीपाल को लिखा था। महीपाल दोनों वंशों के बीच में था, हालांकि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। तब आपको याद होने की बजाय जब आपके माइंड में छप जाएगा तो आपके जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप अपने दबदबे के साथ प्रश्न को करके आएंगे और खुद में गर्व महसूस करेंगे कि हाँ जिस तरीके से हमने पढ़ा था पेपर उस तरीके का आया है और हम करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब है सीमावर्तीय राजवंश। हालांकि दोस्तों आने वाली वीडियो में हम राजपूत राजवंशों को ही पढ़ेंगे क्योंकि 10-12 राजपूत राजवंश है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हमें पाल वंश का पढ़ने का मकसद है त्रिपक्षीय संघर्ष को समझना। ठीक है दोस्तों। पाल वंश में दो वंश हैं, एक पाल वंश है और पाल वंश के अंत के बाद बंगाल पर सेन वंश का उदय होता है। सेन वंश को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पाल वंश जो कि एक सीमावर्तीय राजवंश है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। गौड़ वंश के शासक शशांक के बारे में आपने सुना होगा। कब सुना होगा कि जबकि उत्तर काल में उत्तर भारतीय राजवंशों को पढ़ रहे थे हर्षवर्धन के शासन काल में।
क्योंकि शशांक के द्वारा, जो कि एक गौड़ वंशीय शासक था, राज्यवर्धन की मृत्यु की जाती है। ठीक है दोस्तों, तब हमने शशांक को पढ़ा था। अब शशांक की जब मृत्यु हर्षवर्धन के द्वारा कर दी जाती है, हर्षवर्धन के द्वारा शशांक की मृत्यु कर दी जाती है, तब गौड़ वंश का अंत हो जाता है और बंगाल पर एक अराजकता का माहौल फैल जाता है और एक शताब्दी तक, करीब करीब 100 वर्षों तक बंगाल में अराजकता का माहौल रहता है, कोई भी राजवंश नहीं रहता है। और फिर होता क्या है, अंततः दोस्तों बंगाल के या पाल वंश का उदय होता है। प्रजा के द्वारा गोपाल, जो कि एक सुयोग्य शासक था, इसको संस्थापक के रूप में चुन लिया जाता है, जो कि पाल वंश का स्थापना करता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था। 750 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। पाल वंश की स्थापना कब होती है? 750 ईस्वी में। और यह राजधानी किसको बनाता है? मुंगेर को राजधानी बनाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही होते हैं दोस्तों किसी भी वंश को। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, 750 ईडी में गद्दी पर बैठा था, राजधानी मुंगेर को बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इनके बारे में दोस्तों एक और बात है कि पाल वंश के जितने भी शासक रहे हैं, बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक रहे हैं, अच्छे समर्थक रहे हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में इन्होंने काफी योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? गोपाल था। और इसने ओदंतपुरीय विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करवाई थी। कौन सा दोस्तों? ओदंतपुरीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? यहीं पे देखिए आप, एक बार में सभी को देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पत्थरघाट पहाड़ी, जो कि बिहार में भागलपुर जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर जिले में पत्थरघाट पहाड़ियों पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और धर्मपाल की गई थी। अब नालंदा की स्थापना हो गई, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि महमूद गजनबी का दोस्तों एक सेनापति था जिसका नाम था वडित्यार खिलजी। वडित्यार खिलजी के द्वारा जो दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय है, जितने भी प्रमुख उस टाइम पे विश्वविद्यालय थे, सबको दोस्तों ध्वस्त कर दिया जाता है। अधिकांश जो महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? वडित्यार खिलजी, जो कि महमूद गजनबी का सेनापति था। अब दोस्तों इनको जब तोड़ दिया जाता है तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 200 गांवों को, 200 ग्रामों को दान में कौन देता है? तो देता है दोस्तों धर्मपाल। किसके निर्माण के लिए? किसके निर्माण के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, गोपाल को पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं हम धर्मपाल को। धर्मपाल को रूहमा किसने कहकर पुकारा था? सुलेमान ने कहकर पुकारा था। ठीक है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? खासकर बीपीएससी में कई बार पूछा जाता है कहां पर है, तो पत्थरघाट पहाड़ियों पर है, भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, भागलपुर में। इसके बाद में सोमपुर में महाविहार का निर्माण कौन करवाता है? तो धर्मपाल करवाता है। इसके दरबार में एक दरबारीय कवि थे जिनका नाम था हरिभद्र, जो कि बौद्ध धर्म के एक प्रमुख कवि थे। कौन दोस्तों? हरिभद्र। किसके दरबार में थे? धर्मपाल के दरबार में थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हरिभद्र किसके दरबार में थे? तो धर्मपाल के दरबार में थे, जो कि एक पाल वंशीय शासक था। इसके बाद में धर्मपाल, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है कौन? धर्मपाल भाग लेता है। और इंदिरा युद्ध नहीं है दोस्तों, इंदिरा युद्ध है। इंदिरा युद्ध को हटाकर अपने संरक्षण में चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है दोस्तों, कौन? धर्मपाल इंदिरा युद्ध, जो कि कन्नौज पर शासन कर रहा था, इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। कौन बैठाता है? धर्मपाल बैठाता है। एक गुजराती कवि थे जिनका नाम था दोस्तों सोडठल। क्या था? सोडठल। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडठल गुजराती कवि थे, जो कब के थे? 11वीं शताब्दी के। 11वीं शताब्दी के सोडठल गुजराती कवि थे, जिनके द्वारा धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी या उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया जाता है। किसके द्वारा? सोडठल के द्वारा। गुजराती कवि 11वीं शताब्दी के धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी इन्होंने उपाधि से सम्मानित किया। अगले शासक आते हैं दोस्तों देवपाल। अगले शासक कौन आते हैं दोस्तों? देवपाल अगले शासक आते हैं, जिन्होंने ओदंतपुरी में, कहां पर दोस्तों? ओदंतपुरी में
एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन बनना शुरू हो गई होगी। क्यों? क्योंकि बौद्ध विहार बनवाए हैं, बौद्ध मठ बनवाए हैं और बहुत से विश्वविद्यालय भी हमने देखे हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है दोस्तों, और धर्मपाल के द्वारा ही दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा ही सोमपुर यह महाविहार है, ठीक है दोस्तों, सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाया जाता है। और उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कौन करवाते हैं? तो देवपाल करवाते हैं। जावा के शैलेंद्र वंशी, क्योंकि आपको पता होगा जावा, सुमात्रा और मलाया जो प्रायद्वीप थे उन पर दोस्तों शैलेंद्र वंश का शासन चल रहा था। किसका दोस्तों? शैलेंद्र वंश का। हालांकि इससे पहले भी हम शैलेंद्र वंश के बारे में हम देख चुके हैं। शैलेंद्र वंशीय शासन चल रहा था और शैलेंद्र वंशीय शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। क्या था दोस्तों? बालपुत्र देव था। बालपुत्र देव ने देवपाल से आज्ञा मांगी कि भाई नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाना चाहते हैं, क्या करवा सकते हैं? तो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाने के लिए कई ग्रामों को दान में दिया था कि हाँ, आप नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवा सकते हैं। किसने आज्ञा मांगी थी? तो बालपुत्र देव ने मांगी थी, जो कि शैलेंद्र वंश, जावा के शैलेंद्र वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगला एक नोट के पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक गोड़ीय रीति एक नामक साहित्य विद्या जो है उसका विकास दोस्तों पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। गोड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास जो हुआ था वह कब हुआ था? पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में मिहिर भोज कौन था दोस्तों? एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम, मिहिर भोज जो प्रथम था वह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसको पराजित कौन करता है? तो देवपाल पराजित करता है। ठीक है दोस्तों, मिहिर भोज प्रथम को किसने पराजित किया? देवपाल ने पराजित किया। इसके बाद में देवपाल ने उपाधि परम सौगात की धारण की थी। किसकी दोस्ती? परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? तो देवपाल ने धारण की थी। किसने दोस्तों? देवपाल ने। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है वीरदेव को नालंदा का आचार्य किसने नियुक्त किया था? किसको दोस्तों? वीरदेव को। क्योंकि नालंदा का धर्मपाल के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया जाता है और 200 ग्रामों को यह निर्माण के लिए दान में भी देता है। अब नालंदा का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो देवपाल है, देवपाल के द्वारा वीरदेव को, किसको दोस्तों? वीरदेव को नालंदा का आचार्य नियुक्त किया जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न यह पूछा गया है। अगला और दोस्तों जो शासक आता है महत्वपूर्ण, वह है महिपाल प्रथम। मैंने बता चुका हूं कि महिपाल दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में भी है और महिपाल पाल वंशीय राजवंश में भी है। एक शासक आते हैं महिपाल। इनके बारे में है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महिपाल प्रथम को कहा जाता है। क्योंकि जब पाल वंश अपने अंतम यानी कि अपनी चरमावस्था के अंतिम दौर में था, तब दोस्तों महिपाल के द्वारा एक उत्कृष्ट शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और मगध तक पाल वंश का क्षेत्र विस्तार यह करते हैं। इसलिए इनको ही द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और इनके शासनकाल में एक कवि थे, एक बौद्ध धर्म के प्रमुख कवि थे जिनका नाम था एक बौद्ध कवि थे जिनका नाम था अतिश। कौन थे दोस्तों? अतिश। अतिश के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को भेजा जाता है। कहां दोस्तों? महिपाल के शासनकाल में एक धर्म प्रचारक मंडल को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है। किसके शासनकाल में? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और अंतिम शासक आते हैं जो पाल वंश के, वह आते हैं गोविंदपाल। अंतिम शासक कौन आते हैं? गोविंदपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, मुंगेर को राजधानी बनाया। अंतिम शासक गोविंदपाल। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम कि पाल वंश जो कि कहां था? बंगाल में था। आप यहाँ पे इससे लोकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाल वंश था। अब यहाँ पर दोस्तों बिहार था और बिहार पर यहाँ पर मगध तक इसका विस्तार किसने किया था? तो महिपाल ने किया था। गोपाल के बारे में देखा, फिर धर्मपाल के बारे में देखा, फिर मुख्य शासक है धर्मपाल दोस्तों, फिर हमने देवपाल को देखा, फिर इसके बाद में हमने देखा देवपाल के बाद में महिपाल को, महिपाल के बाद में हमने दोस्तों देखा किसको? गोविंदपाल को।
यह रहा दोस्तों हमारा पाल वंश, जो कि एक सिंहवर्तीय राजवंश था। हमें बात के पढ़ना था, लेकिन कोई मतलब नहीं, त्रिपक्षीय संघर्ष को समझना है, इसके लिए दोस्तों हमने इसको पढ़ा। लेकिन जो सेन वंश है, जो कि पाल वंश के अंत के बाद, पाल वंश के अंत के बाद, क्योंकि अंतिम शासक था गोविंद, गोविंद पाल की जब मृत्यु हो जाती है तो पाल वंश की जगह बंगाल में सेन वंश का उदय होता है। सेन वंश को दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम दक्षिण भारतीय राजवंश में हम राष्ट्रकूट वंश को पढ़ चुके हैं। आप खुद बताइए, अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो राष्ट्रकूट वंश को देखिए। आप क्यों देखिए कि अगर त्रिपक्षीय संघर्ष को समझना है आपको, तो राष्ट्रकूट वंश जब पढ़ लेंगे आप यकीनन दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि बहुत एक अपने आप में बहुत एक डिफिकल्ट पॉइंट है। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश। चलिए दोस्तों, इनकी लोकेशंस को देखते हैं हम। सबसे पहले प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो कि है गुजरात के और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और गुजरात के उत्तर पश्चिमी, इन क्षेत्रों में दोस्तों, इन क्षेत्रों में था प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में था। ठीक है दोस्तों, और यहां पर था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। कहां पर दोस्तों? यहां पर था राष्ट्रकूट वंश। और अपनी यह चरम अवस्था में इन राजवंशों का उत्तर भारत की ओर अधिक विस्तार होता है, क्योंकि जब 647 एडी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तब इन सभी का कन्नौज की तरफ विस्तार होता है, और इसका भी कन्नौज की तरफ विस्तार होता है। और अंततः होता क्या है कि कन्नौज के लिए इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं। कौन होते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं दोस्तों। यह रहा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर गुप्तोत्तर काल में कन्नौज। अब कन्नौज को अपने अपने अधिकार में लेने के लिए किस तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, चलिए दोस्तों देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो सर्वप्रथम शुरुआत करता है 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज एक शासक विहीन, साम्राज्य विहीन केंद्र के रूप में उभर जाता है और प्रमुख शक्तियों का केंद्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत जो की जाती है इसकी, वह की जाती है प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा? वत्सराज, जो कि हमने पढ़ा है उपाधि सम्राट की धारण की थी, कन्नौज पर विजय की थी, धर्मपाल को हराया था। शुरुआत वत्सराज के द्वारा की जाती है। इसने जो कन्नौज पर एक शासक था जिसका नाम था इंद्रायुध, इंद्रायुध को हराया जाता है। इंद्रायुध को क्या दोस्तों? वत्सराज के द्वारा इंद्रायुध को हराया जाता है और कन्नौज पर अपना अधिकार इनके द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। किसको हराया? इंद्रायुध को हराया। फिर दोस्तों क्या होता है, अब कन्नौज पर किनका शासन आ गया है? प्रतिहार वंश का, वत्सराज का शासन हो चुका है। वत्सराज के द्वारा धर्मपाल को सर्वप्रथम हराया जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम जिन्होंने भाग लिया वह प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश था। प्रतिहार वंश में वत्सराज, राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव प्रथम, पाल वंश में धर्म प्रथम। होता क्या है, शुरुआत की जाती है दोस्तों प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के द्वारा। वत्सराज इंद्रायुध को कन्नौज की गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, कन्नौज की गद्दी से हटा देते हैं और शासन किसका हो जाता है? प्रतिहार वंश का, वत्सराज का। और वत्सराज फिर इसलिए धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और वत्सराज धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। किसको दोस्तों? धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। इसके बाद में दूसरा जो युद्ध होता है वह होता है ध्रुव प्रथम और वत्सराज के बीच। किसके बीच? ध्रुव प्रथम और वत्सराज के बीच। क्या होता है दोस्तों, अब तो पाल वंश तो अलग हो गया, अब बचा राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम जो सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और ध्रुव प्रथम क्या करते हैं? प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को हरा देते हैं। पहला युद्ध धर्मपाल पराजित, दूसरा युद्ध कौन पराजित? प्रतिहार शासक वत्सराज पराजित। और तीसरा युद्ध दोस्तों क्या होता है? पराजित। अब किसका शासन हो चुका है? ध्रुव प्रथम का शासन हो चुका है। ध्रुव प्रथम किसी कारणवश दक्षिण भारत में लौट जाता है। क्या चला जाता है? दक्षिण भारत में लौट जाता है और फिर से इंद्रायुध को शासक बन जाता है। ध्रुव प्रथम दक्षिण भारत लौट जाता है और फिर से इंद्रायुध कन्नौज का शासक बन जाता है। अब कौन दोस्तों कन्नौज का शासक बन चुका है? कौन बन चुका है? इंद्रायुध। अब क्या किया जाता है? धर्मपाल कन्नौज पर पुनः आक्रमण करता है और इंद्रायुध को, किसको दोस्तों? इंद्रायुध को
हरा देता है और अपने संरक्षण में, जैसे कि हमने धर्मपाल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, कहां पे दोस्तों, यहाँ पर, इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाता था। यही पे दोस्तों यही है कि धर्मपाल इंदिरा युद्ध को हटाकर वत्सराज को, किसको, वत्सराज को गद्दी पर बैठाता है, वत्सराज को गद्दी पर बैठाता है। यह दोस्तों पहला, दूसरा और यह रहा तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा, पहला युद्ध जिसमें वत्सराज धर्मपाल को हराते हैं, दूसरा युद्ध जिसमें ध्रुव वत्सराज को हराते हैं और दक्षिण भारत चले जाते हैं, फिर से इंदिरा युद्ध गद्दी पर बैठता है, और तीसरा युद्ध जिसमें धर्मपाल इंदिरा युद्ध को हराकर वत्सराज को गद्दी पर, इंदिरा युद्ध को हटाकर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाते हैं, इसके बाद में दोस्तों चौथा जो युद्ध होता है वह होता है किसके बीच, वत्सराज का पुत्र आता है नागभट्ट। कौन दोस्तों, नागभट्ट। वत्सराज का पुत्र आता है नागभट्ट, जो कि हमने पढ़ा है यहाँ पर, वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय आता है, नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, यह पराजित करता है धर्मपाल को, किसको दोस्तों, धर्मपाल को पराजित करता है। यह रहा हमारा चौथा युद्ध। वत्सराज का पुत्र आता है नागभट्ट, जो कि धर्मपाल को पराजित कर देता है। अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो चुका है, नागभट्ट का अधिकार हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो पांचवा आक्रमण होता है वह होता है ध्रुव प्रथम के पुत्र, जिसका नाम था गोविंद तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। गोविंद तृतीय के द्वारा वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया जाता है। यह था दोस्तों हमारा पांचवा युद्ध। गोविंद तृतीय के द्वारा वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया जाता है। यहां से दोस्तों हमारा हुआ पांचवा युद्ध। अब अधिकार किसका हो चुका है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का। चूंकि पुनः नागभट्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, पुनः नागभट्ट के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया जाता है, और कन्नौज पर जो नागभट्ट द्वितीय है कन्नौज को कैपिटल बना लेता है। कौन, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को राजधानी बना लेता है। अंतिम रूप से कौन विजित होता है, तो राष्ट्रकूट वंश। अब यहां से जो आपने पॉइंट के रूप में याद किया होगा कि अंतिम रूप से प्रतिहार वंश की विजय होती है। तो अंतिम रूप से जो गोचर प्रतिहार वंश का शासक था जो नागभट्ट, वह कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है दोस्तों, कौन बना लेता है, नागभट्ट द्वितीय। यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज से उज्जैन से राजधानी कहाँ, कन्नौज पर स्थानांतरित की जाती है।